हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगभग कई दिनों से चल रही है। इसी क्रम में प्रधानाचार्य का भी रिजल्ट आ गया है। तो आइए हम लोग उससे कुछ सबक सीखते हुए तैयारी को थोड़ा सा धारदार बना रहे हैं, क्योंकि समय रहते तैयारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्वागत है आप लोग का हमारे टेकादित्य यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट को देखते हैं। आज जो है नए सिलेबस के आधार पर डीएलएड प्रैक्टिस सेट का एमसीक्यू प्रश्न सेट का भाग 1 आज लेके आए हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है और चलते हैं आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 सेटों का जो है प्रश्नों का सेट है वो जीके-जीएस से संबंधित है और यह आपको डीएलएड से आज का देख रहे हैं। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहयोग करते हैं। तो निम्न में से कौन जो है तो विषयगत ज्ञान, दूसरा आपका कला का स्थान, मूल्यों का महत्व। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में ये सभी हम लोग को जरूरी पड़ता है साथियों। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। स्कूल और घर के बीच अलगाव वाले विचार किस भारतीय दार्शनिक के हैं। तो स्कूल और घर के बीच अलगाव वाले विचार जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ये विचार जो है उनका टैगोर जी का है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि पुस्तक की रचना के लिए। तो यहाँ हम लोग इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शिक्षा में इन्हीं के शिक्षा पर एवं प्रगति को राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में जो लागू हुआ था एनसीएफ, उसमें इनका सब प्रगति का दिया गया है उदाहरण। तो आप प्रश्न संख्या 78 आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 78, द्वितीय समूह के विषय में क्या सत्य है। द्वितीय समूह जो है वो आपको देखते हैं ऑप्शन परिवार में अंदर, परिवार के बाहर। तो परिवार के बाहर हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा परिवार के बाहर हो जाएगा। 78 का आंसर सी। प्रथम समूह जो है वो परिवार होता है। प्रथम समूह क्या होता है वो परिवार होता है। और जैसे ही बच्चा या कोई परिवार के बाहर गया तो वो द्वितीय समूह के अंदर आ जाता है। विद्यालय भी उसके अंदर आ जाता है। द्वितीय पहला जो है विद्यालय घर परिवार ही होता है, जिसे लघु विद्यालय भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79 क्या है। बालक द्वारा स्वयं के अलावा दूसरों के हितों की जानकारी रखना किस तरह का मूल्य है। बालक द्वारा स्वयं के अलावा दूसरे के हितों की जानकारी रखना किस तरह का मूल्य है। तो स्वयं की जानकारी रखना, दूसरे के हितों की जानकारी रखना, यह जो है आपको यह लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित है। तो 79 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80, शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को स्थापित करना किसका कार्य है। शिक्षा के विभिन्न स्वरूप को स्थापित करना किसका कार्य है। तो शिक्षा का विभिन्न स्वरूपों में स्थापित करना जो है ये दर्शन शास्त्र का कार्य है। दर्शन शास्त्र, पूर्व की शिक्षा जो थी वो दर्शन शास्त्र से पर आधारित थी, लेकिन दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र ये सभी पर है। तो आपका 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। शिक्षा बालक में सुसंस्कृत एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करे। शिक्षा बालक में सुसंस्कृत एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करे, यह उद्देश्य कैसा उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य जो है आपको यह व्यापक उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि जैसे ही लोकतांत्रिक और सुसंस्कृत करेंगे तो वह इसका पैमाना जो विरहित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका एरिया जो है बड़ा हो जाएगा। तो आपका आंसर 81 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। 82 प्रश्न क्या कह रहा है। किस भारतीय दार्शनिक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य रामराज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो रामराज्य की स्थापना जो है यो किस भारतीय दार्शनिक, जैसे ही भारतीय दार्शनिक आ गए तो हम लोग के भारत के जो भी दर्शन शास्त्र शिक्षा संबंधित थे, तो आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा महात्मा गांधी का ये कथन है। महात्मा गांधी का जो शिक्षा जो है उसका, जैसे इन्होंने
रघुपति राजा राम भी ये भजन गाते थे, तो ये उन्हीं से संबंधित है इनका, और उसको भी इन्होंने राम राज्य की स्थापना में संबोधित किया है। तो 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्रकृतिवादी है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। ऑप्शन क्या होगा? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गीजू भाई बधिका, डी महर्षि अरविंद। तो आपका यहाँ जो है प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इन्हीं की शिक्षा नीति को राष्ट्रीय 2005 के रूप में NCF में लिया गया है। तो आपका आंसर 83 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। महात्मा निम्नांकित में से कौन आदर्शवादी है? पहले प्रकृतिवादी का चर्चा हो गया, अब आदर्शवादी कौन है? तो आदर्शवादी जो हैं आपको ये महात्मा गांधी, इनकी जो शिक्षा आदर्शवादी है। इन्होंने बुनियादी शिक्षा का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने हिंद स्वराज की भी पुस्तक की रचना की थी 1909 में। तो 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 85, आप स्कूल के बाहर अपने किस छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो शिक्षा का व्यवहार जो है वो हमेशा शिक्षक छात्रों के फेवर में होना चाहिए। तो उनके साथ जो है जो भी छात्र सभी के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? सामान्य व्यवहार। 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण जो है, शिक्षण एक कौशल है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित होगी। किसी बच्चे पे हमें थोपना नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा ही होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। पहले पूर्व में कोई शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88, समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, बच्चा जब शिशु अवस्था में रहता है, जन्म से 3 वर्ष, तो वह जो है घर के ही अंदर रहता है। विद्यालय उसका लघु परिवार है। जैसे ही वह शैशवावस्था से 3 से 6 में आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में जाता है, तो वह शैशवावस्था से उसका जो है समाजीकरण शुरू हो जाता है, शैशवावस्था से। तो आपका आंसर 88 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। यदि कोई छात्रा असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को शारीरिक रूप से दंडित करना चाहिए? ये नहीं होगा। उसे उपदेश देना चाहिए? ये भी नहीं होगा। उसके व्यवहार के कारण का जानना चाहिए। उसके व्यवहार का क्या कारण है, उसको बिना जाने हुए हम उसको दंड नहीं दे सकते, और दंड देने का प्रावधान भी नहीं है। उसके व्यवहार को जाने। तो यहाँ पर आंसर आपका 89 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। दीवा स्वप्न किसकी रचना है? दीवा स्वप्न की रचना जो है ये गीजू भाई बधिका का है। गीजू भाई बधिका, इन्होंने दीवा स्वप्न पुस्तक लिखी थी, और बच्चों को बच्चे से पूछते थे कि आज क्या करना है, तो खेलना है, तो खेलते रहो। उन्होंने बच्चे के मन के, उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा को माना है। और उन्होंने जो है दक्षिणेश्वर बाल मंदिर विद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसमें 150 लगभग बच्चे को नामांकन भी कराया था। इन्होंने नामक शिक्षा को ही चुना था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 91 देखते हैं साथियों। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। गीजू भाई बधिका द्वारा स्थापित बाल मंदिर संस्था, अभी आ गया साथियों, बाल मंदिर संस्था किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो यह जो है आपको 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और महात्मा गांधी ने है, उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की वकालत की थी। तो यह भी आपका अभी शिक्षा कानून अधिकार में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए प्रावधान है। तो हम लोग यहाँ इसको भी देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। रविंद्रनाथ
टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए प्रथम साहित्य का नोबेल कब मिला था? तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा साथियों, 92 का आंसर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्होंने धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी लिखा था, जिसकी अवधि 52 सेकेंड है। आपको यहाँ देखें 93 का आंसर जो हो जाएगा साथियों, ये आपका मानव सेवा हो जाएगा, मानव सेवा सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक सर्वप्रथम किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? पहले तो जान लेते कि हिंद स्वराज की रचना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी, और यह जो है पुस्तक जो है यह इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था अखबार में। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 94 का बी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो सर्वप्रथम जो है उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। सर्वोदय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सर्वोदय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सर्वोदय दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने कई सिद्धांत भी दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। इन्हीं की पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम प्राध्यापिक महिला शिक्षिका बनी थी, और ये पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है गरीबी के लिए, गुलामगिरी के लिए पहल की थी। शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा इन्होंने दिया था। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। जॉन डीवी की सबसे महानतम रचना कौन सी है? जॉन डीवी की सबसे महानतम रचना कौन सी है? तो यह डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 58 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 99। स्कूली पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? स्कूली पाठ्यक्रम जो है, तो स्कूल जैसे ही हम जाएंगे तो वो समाज से जुड़ा हुआ द्वितीय क्षेत्र हो जाता है बच्चों के लिए। पहला तो उसका घर हो जाता है, दूसरा आपका स्कूली क्षेत्र, ये समाज की संस्कृति को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है। पाठ्यचर्या के घटकों में क्या शामिल नहीं है? तो आकलन का मूल्यांकन यह तो शामिल है, शिक्षण रणनीतियाँ भी शामिल है, पाठ्यक्रम में पुस्तक भी शामिल है। हम लोग जितना भी सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, उसके पढ़ाने के लिए जितनी भी प्रक्रिया की जाती है वो सभी पाठ्यचर्या में। और कौन नहीं है? तो ये आपका शिक्षकों की भर्ती एवं स्थानांतरण नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार या भारत सरकार का काम है। क्योंकि शिक्षा जो है वो आपको समवर्ती सूची में एक संघ सूची होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, एक राज्य सूची होती है जो राज्य पर निर्भर होता है, और समवर्ती सूची में दोनों का प्रावधान होता है।